नाइन्थ का फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, इसी चैप्टर के आगे के टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक जो है वो है द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी दास प्रथा का उन्मूलन। तो इस वीडियो के जरिए हम क्या जानेंगे? इस वीडियो के जरिए हम ये जानेंगे कि ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या था, कैसे ये ऑपरेट करता था, किन जगहों से ये ऑपरेट करता था, इसकी शुरुआत कब हुई और ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी यानी दास प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, स्लेव ट्रेड यानी गुलाम व्यापार की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? 17th सेंचुरी में। द स्लेव ट्रेड बिगन इन 17th सेंचुरी, यानी स्लेव ट्रेड यानी गुलामों की व्यापार की शुरुआत कब हुई थी? 17th सेंचुरी में, यानी 17वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। जब मैं 17th सेंचुरी बोलूं तो इसका मतलब आप कंसेप्ट ये दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि 1601 से 1699 तक का जो समय जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? 17th सेंचुरी कहते हैं। ठीक है, फ्रेंच मर्चेंट्स, फ्रांस के जो मर्चेंट्स जो थे, सौदागर जो थे, ये क्या करते थे? ये बॉर्डिक्स और नैंटेस पोर्ट से अफ्रीकन कोस्ट की ओर रवाना होते थे। यानी फ्रांस का जो बॉर्डिक्स और नैंटेस जो पोर्ट जो है ना, इन बंदरगाहों से वो क्या करते थे? आपको अफ्रीकन कोस्ट के लिए रवाना होते थे, उड़कर नहीं, जहाज के जरिए, शिप्स के जरिए। ठीक है, अब क्या होता था? देयर दे बॉट स्लेव्स, वहां पर पहुंचकर क्या करते थे? स्लेव्स को खरीदते थे। ठीक है, स्लेव्स क्यों खरीद रहे हैं? मैकेनिकल, गुडलक, सैन डोमिंगो, ये क्या थे? ये कैरिबियन लैंड है। मैकेनिकल, गुडलक और सैन डोमिंगो ये क्या है? ये आपको वो कैरिबियन लैंड है जहां पर क्या है? ये वो कैरिबियन लैंड है जहां पर इनको स्लेव्स की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये इलाके बहुत फेमस थे कॉफी के उत्पादन में, टी के उत्पादन में, शुगर के उत्पादन में। तो जो यूरोपियन जो मार्केट्स में इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा डिमांड था, तो यहाँ पर उनकी कल्टीवेशन होती थी और इन्हें जो है वर्कर्स मिल नहीं पा रहे थे। जो प्लांटेशन ऑनर्स जो थे, जो बागान के जो मालिक जो हुआ करते थे, उनके पास लेबर्स का शॉर्टेज था। तो इसी लेबर को शॉर्टेज को पूरा करने के लिए स्लेव ट्रेड की शुरुआत हुई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था? ये बॉर्डेक्स और नैंटेस, ये दोनों पोर्ट से क्या होता था? बॉर्डेक्स या नैंटेस, यहीं से ये कहाँ के लिए रवाना होते थे? अफ्रीकन कोस्ट के लिए रवाना होते थे। जब ये अफ्रीकन कोस्ट पहुंचते थे तो वहां पहले से ही जो थे वहां के लोकल जो चीफ्टेंस जो थे, ठीक है, यानी लोकल जो ठेकेदार जो थे, वो पहले से क्या करते थे? गुलामों को जो है अपने पास इकट्ठा करके रखे हुए रहते थे। यानी समझिए इसको, ठेकेदारों ने क्या किया? लोगों को झांसा दिया कि भाई आपको वहां पर दूसरी जगह पर आपको रोजगार दिया जाएगा, विदेश में आपको कमाने का मौका मिल रहा है, दूसरे जगह पर आपको ले जाया जाएगा, वहां पर आपको काम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बहकावे में लोगों को जो है, लोकल जो थे वो ठेकेदार क्या करते थे? लोगों को इकट्ठा कर देते थे। ठीक है, अब क्या होता था कि जब ये फ्रांस के जो मर्चेंट जो थे यानी सौदागर जो आते थे, ये लोकल चिफ्टेंस क्या करते थे? उनको बेच देते थे। उन लोगों को क्या करते थे? फ्रेंच मर्चेंट्स के हाथों बेच देते थे। ठीक है, अब क्या होता था? स्लेव्स वेयर ब्रांडेड। जब फ्रेंच मर्चेंट्स के हाथों में स्लेव्स जब आते थे ना, जब उनके हाथों में आ गए स्लेव्स, तो क्या होता था? इन स्लेव्स का ब्रांडिंग होता था। ब्रांडिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? ब्रांडेड का मतलब यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, हम लोग कोई भी प्रोडक्ट अगर लेते हैं बाजार से तो ब्रांड देखते हैं, ब्रांड के अनुसार उसके जो है दाम होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है ना कि जो जब फ्रेंच मर्चेंट्स जब उसको खरीद रहे हैं ना, जिनको गुलामों को, तो उनकी ब्रांडिंग करते थे कि भाई शारीरिक तौर पे कौन हिस्ट पुष्ट है, कौन मजबूत है, कौन कितना काम कर सकता है, किससे क्या हो पाएगा, ये ब्रांडिंग होती है। जो ज़्यादा फिट होगा वो ज़्यादा आपको जो है फिजिकल वर्क कर पाएगा, जो ज़्यादा फिट नहीं है उससे जो है एक अलग कैटेगरी में डाला जाता था। तो यही होता है ब्रांडिंग। यानी जो श्रमिक जो थे ना, जो दास जो थे, जिनको कि इन्होंने खरीदा है आपको जो है लोकल चीफ्टेन से, अब क्या हो रहा है? उनकी ब्रांडिंग हो गई। जब ब्रांडिंग हो जाती है तो क्या कहता है? शैकल्ड। शैकल्ड का मतलब होता है हाथों में हथकड़ी पहना देना। तो जब ब्रांडिंग हो गई तो ब्रांडिंग होने के बाद उनके हाथों में क्या होगा? हथकड़ियां पहना दी गई। ठीक है, देन टाइटली पैक, उसके बाद जहाज में ठूस ठूस कर एकदम कहते हैं ना वो टाइटली पैक, तो वैसे
जहाज में भरा जाता था। अब सोचिए ऐसे समय में जब ये 3 महीने का लंबा सफर होता था, इस 3 महीने के लंबे सफर में कई लोग जो है वो रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। और ऐसा कहा जाता है कि जब लोग दम तोड़ देते थे ना तो उन्हें जो है समुद्र में ही गिरा दिया जाता था। ठीक है, तो क्या होता है, देन टाइटली पैक, इनको टाइटली जो है वो पैक किया जाता था और 3 महीने का ये लंबा सफर होता था। 3 महीने तक जहाज में आपको हथकड़ियों से बंधा हुआ आपको जो है वहां पर 3 महीने तक का सफर करना होता था। ठीक है, तो ये 3 महीने का जो सफर जो होता था, इसमें जहाज कैसे जाती थी, इसमें जहाज जो है वो अफ्रीकन कोस्ट से जो है जहाज जो है वो अटलांटिक ओशियन को पार कर कैरिबियन लैंड जाती थी। कैरिबियन लैंड किसको कहते हैं? अब आपके मन में ये सवाल हो, कैरिबियन लैंड क्या है भाई, कैरिबियन क्या है? तो कैरिबियन लोग हैं और ये नॉर्थ अमेरिका का इलाका है, उत्तरी अमेरिका का ये इलाका है जो कि आपको जिन्हें कैरिबियन लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि द शिप सेल्ड अक्रॉस अटलांटिक टू कैरिबियन, यानी जहाज जो वो क्या कर रहे हैं, अटलांटिक ओशन को पार कर कैरिबियन लैंड की तरफ पहुंच रहे हैं। अब क्या होता था, देयर दे वर सोल्ड, वहां पर उनको क्या किया जाता था, फ्रेंच मर्चेंट्स, बिजनेस है भाई, अफ्रीकन चीफ्टेन से जो इन्होंने किसने खरीदा, फ्रेंच मर्चेंट्स ने। अब फ्रेंच मर्चेंट क्या कर रहे हैं, ये लोग वहां के जो लोकल जो प्लांटेशन ऑनर्स जो है ना, कैरिबियन लैंड में जो प्लांटेशन ऑनर्स जो थे, जो बगान के जो मालिक जो थे ना, उनको अब क्या कर रहे हैं, इन स्लेव्स को बेच दे रहे हैं। समझ लीजिए, खरीदारी हुई, लोकल चीफ्टेन्स ने बहकावे में लोगों को लिया, कुछ पैसे उन्हें दिए, अपने जो है कब्जे में किया। अब फ्रेंच मर्चेंट्स क्या कर रहे हैं, ये लोकल चीफ्टेन से जो वो खरीद रहे हैं। अब ये उनको खरीद कर कहाँ कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, और ब्रांडिंग करने के बाद उनके दाम लगाए जाते हैं। तो दाम लगाए जाते हैं और दाम का वसूली किससे होता है, प्लांटेशन ऑनर्स, बगान के मालिकों से। अब ये बगान के मालिक क्या कर रहा है, पैसे किसको दे दे रहे हैं, फ्रेंच मर्चेंट्स को। ठीक है, द कॉलोनीज इन द कैरिबियन, कैरिबिया की जो कॉलोनीज जो थे, कौन, मैटिनिकी, गिदला और सैन डोमिंगो। देखिए, मैटिनिकी, गिदला और सैन डोमिंगो, ये जो है कैरिबियन लैंड जो कि फ्रांस की कॉलोनीज। तो फ्रांस की जो कॉलोनीज जो थे, ठीक है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ही आपको प्लांटेशन फार्मिंग को अंजाम दिया जा रहा था, क्योंकि यूरोप के बाजार में आपको टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए ही ये स्लेव ट्रेड की जो है प्रथा को अपनाया गया, यानी स्लेव ट्रेड जो है इसी डिमांड को पूरा करने के लिए अपनाया गया था। ठीक है, तो जो कॉलोनीज जो थे, ये जो सैन डोमिंगो, गिदला, मैटिनिकी, ये क्या थे, टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफी के जो है सप्लायर थे, यानी पूरे यूरोप में जो है यहाँ से अधिक मात्रा में जो है सप्लाई होता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि लेबर का शॉर्टेज हो गया। तो लेबर का शॉर्टेज क्यों हो गया भाई, लेबर का शॉर्टेज इसलिए हो गया क्योंकि क्या होता था ना कि कोई भी जो है व्यक्ति जो है ना अनफैमिलियर लैंड में जाने के लिए काम करना की इच्छुक नहीं था, यानी दूसरे जगह पर प्रदेश में और एक ऐसी लैंड जहाँ पर एक ऐसा भूमि जिसके बारे में लोग जानते तक नहीं है, वहाँ पर जाकर लोग काम नहीं करना चाहते। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि वहाँ पर जो लेबर का शॉर्टेज हो गया। ठीक है, तो जब लेबर का शॉर्टेज हुआ तो इसी शॉर्टेज को पूरा करने के लिए स्लेव ट्रेड अपनाया गया। ठीक है, तो लेबर शॉर्टेज वाज मेट बाय स्लेव ट्रेड। स्लेव ट्रेड किसके बीच में, यूरोप इज नॉट अ कंट्री, इट इज अ कॉन्टिनेंट, अफ्रीका एंड द अमेरिकास। ठीक है, बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकास। ठीक है, तो अफ्रीका से में ये मर्चेंट्स को जो है लेकर जा रहे थे। फ्रांस यूरोप का इलाका है, यहाँ से क्या हो रहा है समझिएगा, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ट्रायंगुलर कैसे, ये ट्रायंगुलर है, देखिए यूरोप कहाँ है, ये फ्रांस का इलाका। ठीक है, फ्रांस जब यूरोप में आता है तो फ्रांस से बॉर्डिक्स और लैंड से क्या हो रहा है समझिए, मान लीजिए ये बॉर्डिक्स और लैंड यहाँ से क्या हो गया कि फ्रेंच मर्चेंट जो वो सेल करके कहाँ आ गए, यहाँ से ये सेल कर आपको पहुँच रहे कहाँ, यहाँ पर अफ्रीका आ गए। अब ये अफ्रीका से फिर
वो आ गए किधर, अमेरिका। मैंने बताया था कैरिबियन लैंड जो है नॉर्थ अमेरिका के जो इलाके हैं, तो ये क्या हो रहा है कि फ्रांस से कहाँ पहुंच रहे हैं, अफ्रीकन कोस्ट पहुंच रहे हैं, और अफ्रीकन कोस्ट पहुंचने के बाद अटलांटिक ओशन को पार करके हुए कहाँ आ रहे हैं, अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये कहाँ आ गए, यहाँ से आपको अफ्रीका है, और अफ्रीका से फिर कहाँ जा रहे हैं, ये आपको कैरिबियन लैंड जो है बॉर्डेक्स और नैंटस जो पोर्ट से जो है यहाँ से शुरू हो रहा है इनका सफर फ्रेंच मर्चेंट्स का, फिर ये अफ्रीकन कोस्ट पहुंच रहे हैं, और फिर अफ्रीकन कोस्ट से मैग्नेटिक विप्लव और सैन डोमिंगो जो कि कैरिबियन लैंड है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसीलिए इसको नाम दिया गया है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, यानी त्रिकोण है। ठीक है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल, तो ये त्रिकोणीय व्यापार की जो है श्रृंखला है। ठीक है, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर। अब क्या हो रहा है कि वहां पर जो मजदूर, जो दास जो गए हैं, जिनको कि अफ्रीका के लोकल चिफ्टन से प्राप्त किया है फ्रेंच मर्चेंट्स ने, और फिर फ्रेंच मर्चेंट्स इनको प्लांटेशन ऑनर्स को बेच रहे हैं, तो यही जो स्लेव्स जो है ना, इनका क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है। और इस शोषण के अंदर शोषण क्या, पैसे कम न के बराबर, काम बहुत ज्यादा कराया जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि जहाँ 8 घंटे के काम की जगह पर 12 घंटे 15 घंटे काम कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो क्या हो रहा है कि यहाँ पर मजदूरों का जो शोषण जो हो रहा था, इससे क्या होगा कि इससे जो ग्रोइंग डिमांड जो था, जो बढ़त जो यानी जो मांग जो थी बाजार की, क्या, कॉफी की, शुगर की, टोबैको की, इंडिगो की, ये जो मांग जो थी इसको आसानी से मजदूरों का शोषण कर पूरा किया जा रहा है। ठीक है, तो पोर्ट सिटीज जो थे बॉर्डेक्स और नैंटस, बॉर्डेक्स और नैंटस, ये जो पोर्ट सिटीज है बॉर्डेक्स और नैंटस, ये इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस हो गए। क्यों भाई, जरा सोचिए, क्योंकि बॉर्डेक्स और नैंटस वो जगह बन गया ना जहाँ से क्या हो रहा है, ये जो है आपको फ्रेंच मर्चेंट्स है वो सेल करते हुए जा रहे हैं। बॉर्डेक्स और नैंटस की वो पोर्ट है जहाँ से क्या हो रहा है, इकोनॉमिक जो है एक्टिविटीज को अंजाम दिया जा रहा है। तो नेचुरली है कि जहाँ से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अंजाम दिया जाएगा वो धीरे धीरे इकोनॉमिकली तो प्रॉस्पेरस होगा ना, उस इलाके की जो है प्रॉस्पेरिटी तो बढ़ेगी। तो बॉर्डेक्स और नैंटस जो हो गए वो क्या हो गए, इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस हो गए। कैसे भाई, तो ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के कारणवश ये जो है पोर्ट्स जो होंगे वो प्रॉस्पेरस हो गए। ठीक है, इस कैसे भाई, इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस हो गए। ठीक है, थ्रू आउट 18th सेंचुरी, यानी पूरी 18वीं शताब्दी तक, यानी थ्रू आउट 18th सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी तक जो है इस जो है स्लेव ट्रेड को अंत को लेकर, इसको खत्म करने को लेकर, या इसकी जो है निंदा जो है फ्रांस में बहुत कम ही होती थी। ठीक है, तो आप देखिए कि थ्रू आउट 18th सेंचुरी, ठीक है, फ्रांस में रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1789। तो आप देखिए कि 18th सेंचुरी के समय तक क्या हुआ था कि इस जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड को लेकर जो फ्रांस में जो है निंदा बहुत कम होती थी। ठीक है, यानी इसके बारे में उतना ज्यादा चर्चा नहीं होता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि आपको जो जैकोबिन का जो डिजाइन आया, यानी मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का जो समय जो आया था ना, तो उस समय रॉबस्पियर ने क्या किया, इसे जो है खत्म कर दिया। ठीक है, नेशनल असेंबली ने उससे पहले क्या किया था, कई बार बहस किया था इसको खत्म करने को लेकर, लेकिन ये खत्म नहीं हो पाया, यानी डिबेट हुए लेकिन ये सिर्फ अंत नहीं किया गया। कई बार सोचा गया कि भाई लॉ लाकर जो है इसे खत्म किया जाए, ठीक है, लेकिन ये खत्म नहीं हो पाया। क्यों, इसलिए क्योंकि नेशनल असेंबली की मंशा सही तरीके से थी ही नहीं खत्म करने के लिए, क्योंकि नेशनल असेंबली तो देख रहा था ना कि भाई हमारी सरकार किससे चल रही है, मर्चेंट्स के पैसों से, सौदागरों के पैसों से, और सौदागर पैसा कैसा कमा रहे हैं, किस तरीके से वो पैसे कमा रहे हैं, तो वो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड यानी गुलामों का व्यापार करके वो पैसा कमा रहे हैं। अगर इसको उन्मूलन कर दें, अगर इसको हम एबॉलिश कर देंगे तो हमें तो पैसा नहीं मिलेगा ना, ये मर्चेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, एनिमी हो जाएंगे, यानी ये हमसे दुश्मनी हो जाएगी इनसे हमारी। तो इसी को लेकर वो दुश्मनी भी नहीं चाहते थे और पैसे भी चाहते थे, तो इसलिए वो खत्म नहीं हो पाया। लेकिन मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने क्या किया, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने इसके ऊपर बहस की कि भाई क्या इसे खत्म कर देना चाहिए। तो उन्होंने ये, जब फ्रांस में इस बात की चर्चा हुई कि भाई क्या जो यहाँ पर दास प्रथा सिर्फ फ्रांस में ही खत्म किया जाना चाहिए, यानी फ्रांस के जो है सभी लोगों को अधिकार दिया जाए, या सभी जो फ्रांस की कॉलोनीज है उन सभी इलाकों को अधिकार दिया जाए। मतलब समझिए क्या हुआ, जब मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का जब शासन आया था 1793 टू 1794 का जो समय था, इस समय मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने जो है यह बात पर चर्चा की कि क्या लोगों के अधिकार जो है, मानव अधिकार जो है, क्या वो सिर्फ फ्रांस के ही लोगों को जो है
अधिकार जो है दिया जाए, क्या उनके ही अधिकारों को सिर्फ बढ़ाया जाए, या फ्रांस की जो कॉलोनीज जो है यानी जो इलाके फ्रांस के कंट्रोल है उन इलाकों में भी लोगों के अधिकारों का विस्तार किया जाए। तो हुआ कि भाई कि नहीं, अधिकारों का विस्तार जो होगा तो उसमें सभी इलाकों का जो है यानी चाहे वो फ्रांस हो, फ्रांस के नागरिक हो, या फिर वो नागरिक फ्रांस के जो कि कॉलोनीज में है, यानी जो कि फ्रांस के कॉलोनीज में जो रह रहे जो लोग हैं उनके भी अधिकारों को बढ़ाया जाए। इसी के तहत आपको 1794 में क्या किया गया था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का ये सबसे बड़ा सोशल रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म था। सोशल रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म का मतलब हो गया सामाजिक क्रांतिकारी सुधार का काम, यानी समाज में एक क्रांतिकारी फैसला लिया गया था समाज को सुधारने को लेकर। यानी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने क्या किया, एक क्रांतिकारी फैसला लिया, एक बहुत बड़ा फैसला लिया, और उन्होंने क्या किया, इस स्लेव ट्रेड को खत्म कर दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये ज्यादा समय तक चल नहीं पाई। 1794 में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के द्वारा इस स्लेव ट्रेड को एबॉलिश किया जाता है, और 1804 में फिर से जब नेपोलियन जब राजा बनता है तो नेपोलियन ने जब अपने आप को क्रोन कर दिया, यानी अपने आप को जब राजा घोषित कर देता फ्रांस का, तो वो खुद जो है क्या करता है, नेपोलियन फिर से इसे शुरू कर देता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि प्लांटेशन ऑनर्स जो थे वो खुश हो जाते हैं। ठीक है, नेग्रोज, देखिए नेग्रोज शब्द का इस्तेमाल किया है। नेग्रो कौन है, तो अफ्रीका के जो ब्लैक्स जो लोग जो है ना, जो कि रेगिस्तान में रहते हैं, ठीक है, तो अफ्रीका के जो है कि जो ब्लैक्स जो पीपल जो है उनको नेग्रोज कहा जाता है। ये शब्द अब प्रचलन में नहीं है, इसे हटा दिया गया है, लेकिन नेग्रोज का जो है इस्तेमाल जो है वो प्लांटेशन ऑनर्स करते रहे कि जो है आपको अपने व्यापार को जो है बढ़ावा देने के लिए, यानी अपने प्लांटेशन को जो है अच्छी तरीके से अंजाम देने के लिए नेग्रोज का ये इस्तेमाल किए। किन्होंने किया, तो प्लांटेशन ऑनर्स ने किसको खरीदा, तो अफ्रीका के जो नेग्रोज का जो है वो उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे और उनसे जो है वो काम कराते थे। ठीक है, तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली क्लासेस में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़े हुए नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे वो मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट से आप जुड़े रहें। थैंक यू।